मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को समझा था। क्लास 12 एलिमेंट्स बुक कर रहे हैं हम वैसे, और इसमें जो 6 चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था कि कोई फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूस होगा, उसके बारे में कैसे पता लगाया जाए। इस सब को हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका इंट्रोडक्शन आपको नहीं पता है, तो मैं उसका लिंक आई टैब पर दे दूंगा। अब सबसे पहले मेरा सजेशन तो यही रहेगा, पहले आप उस इंट्रोडक्शन को समझें, उसके बाद के जो प्रोसेस है उनके प्रॉपर्टीज़ एंड देन देयर एक्सरसाइजेज, उसको हम उसके बाद कवर करेंगे। तो फिलहाल अब हम आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार डिसकंटिन्यूटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। क्या कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर दी गई है, ठीक है, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं आ रही है। मान लीजिए किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 3, तो ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 तो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो दैट मीन्स कि वहां पर एक्चुअली लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट की कंडीशन क्या होती है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो, इक्वल हो। लेकिन यहाँ तो लिमिट कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों पोर्शंस जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, दैट मीन लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी दैट मीन्स एफ ए, बताया था आपको एग्जैक्ट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है, उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करी वो भी नहीं निकल रही है, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं निकल रही है, दैट मीन्स तो उस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होगी, अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही लेफ्ट या राइट की, दैट मीन्स लिमिट ही फाइंड आउट हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सेम चीज़ है ये वाली ही। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी उसको क्या बोला जाता है, सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो उससे नेक्स्ट हम क्या करें, अब हम यहाँ पर अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। देखिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन गिवन है एफ एंड जी, और दोनों के दोनों कंटिन्यूस हैं कहाँ, ए पॉइंट पर, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या है, इनको हम डायरेक्टली यूज़ भी क्या करेंगे, जैसे कि उन दोनों फंक्शन का जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उसी सेम ए पॉइंट पर। ओके, इन द सेम वे उन दोनों फंक्शन का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। और अगर हम किसी फंक्शन को जो कि कंटिन्यूस है ना, उस कंटिन्यूस फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो सी है वो एक्चुअल में एक स्केलर, दैट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर नंबर है, रियल नंबर हम यहाँ पर मानकर चल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो गिवन है उस कंडीशन में, तो ठीक है। तो जब हम किसी फंक्शन को क्या कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूस है, कि मान लीजिए एक फंक्शन है f और वो कंटिन्यूस है किस पर, ए पॉइंट पर, तो ये कहा गया कि इस फंक्शन को अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये ए पर कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। उस मल्टीपल वाले स्केलर से उसकी कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपली आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दो फंक्शन कंटिन्यूस थे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा और उनका जो क्वोशिएंट होगा, डिवाइड करते हैं किसी को भी किसी से, तो उस कंडीशन में भी वो आपस में क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। लेकिन डिवीजन वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो जी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है भाई डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए,
नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए, है ना। तो इस तरह के रिजल्ट को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ और कंटिन्यूटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ही लिया था। हम क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी पता करेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को लिमिट निकालना ही नहीं आ रहा है, तो बड़ी डिटेल में आपको लिमिट के बारे में भी बताया जाएगा कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है हम कंटिन्यूसली उसको प्रोसेस करते रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये तो थी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम में क्या गिवन है कि एफ और जी, हालांकि ये कंपोजिशन से रिलेटेड है, कंपोजिशन जो है फिलहाल के लिए सीबीएसई में डिलीटेड पोर्शन में आ चुका है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है कि अगर एफ और जी दो फंक्शंस हैं, ठीक है, सच दैट कि एफ और जी ये एक कंपोजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एफ ओ जी और किसी वेरिएबल एक्स पे काम कर रहे हैं, तो ये कैसे ट्रीट करता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स वेरिएबल है वो पहले जी के लिए काम करेगा और फिर जी से रिलेट होकर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट फिर एफ के स्ट्रक्चर पर काम करेगा, ठीक है। कंपोजिशन का ये मतलब होता है। एंड फिर कहता है कि अगर इसमें जी जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कंटिन्यूस है, और एफ जो है वो कंटिन्यूस किस पर है, जी पर कंटिन्यूस है ना। देखिए सेम लॉजिक जो यहाँ मैं आपको बता रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन में इनके जो कंपोजिशन से एक नया फंक्शन बनेगा, एफ ओ जी एक कंपोजिशन फंक्शन, जैसे नॉर्मली ये नहीं कहते म्यूजिक कंपोज करना है, उसमें अलग अलग टाइप के धुन हो गए, लिरिक्स हो गए, उनको कंबाइन करके एक म्यूजिक कंपोज किया जाता है, यानी कि कुछ अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर कुछ नया बनाना, वो कंपोज करना ही हो गया। तो उसी तरह से दो अलग अलग फंक्शंस को मिलाकर एक नया फंक्शन जब बनाया जाता है तो उसको कंपोजिशन फंक्शन बोला जाता है। तो ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में जो अब एफ ओ जी नया कंपोजिशन फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा उसी ए पॉइंट पर, ठीक है। अगर यहाँ पर जी ओ एफ बोला जाता तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है एक्स पहले किस पर काम करता, एफ पर काम करता, और ये एफ का जो रिजल्ट आता वो फिर जी पर काम करता। तो ये डिपेंड करता है कि भाई पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है, ठीक है। हालांकि हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते थे अगर ये सिलेबस में होता, और इसको हम वैसे फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके होते, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में, ठीक है। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन। अब चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चेक द कंटिन्यूटी एंड of the following functions at the indicated point। हमें एक फंक्शन दिया गया है देखिए फंक्शन क्या है 2x + 3 और इंडिकेट पॉइंट क्या है 1। दैट मीन्स कि हमें 2x + 3 फंक्शन को 1 पर चेक करना है कि क्या वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कंटिन्यूस फंक्शन कैसे चेक करें उसको करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज क्या है 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है 2x + 3 और हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है एट x = 1 पर। तो आपको बताया गया था कि जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये देखना होता है कि किसी फंक्शन की लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, और उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब जाकर हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस, किस पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दैट मीन्स कि आप इनमें से किसी भी एक काम को सबसे पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं। मान लीजिए हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो 1 है वो 1 हमारे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो एक्स के रिप्लेसमेंट में अब हम 1 रख रहे हैं,
दैट मीन्स कि हमने लेफ्ट साइड में x की जगह 1 रखा तो राइट साइड में भी हम 1 ही रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2 × 1 + 3, दैट मीन्स रिजल्ट क्या आ गया 5। ओके, अब हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जिनको नहीं पता लिमिट कैसे निकालते हैं तो वो अब बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पे वो पैटर्न लिख लिया कि भाई हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए x, ये किस चीज़ का साइन होता है, टेंड्स टू, या हम इसको और क्या बोलते हैं, अप्रोचेस टू, है ना, यानी कि बढ़ना, कि x जो है वो a की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल हमारे पास a क्या है 1, तो इसका क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू, मान लीजिए ये जो नंबर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो x है वो उस x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है। अब वो 1 की तरफ उसके राइट साइड से भी बढ़ सकती है। मान लीजिए पहले 3, फिर 2.9, फिर 2.8, फिर 2 तक आई, फिर 1.9, फिर 1.1 तक, यानी कि 1.00001 भी हो सकती है। दैट मीन्स कि 1 के काफ़ी क्लोज, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंड्स टू a का मतलब आपको क्या समझना है कि भाई x a को अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो कभी भी उसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को समझना। इसी तरह से वो उसके लेफ्ट साइड से भी उसको अप्रोच कर सकता है। दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू हमारे पास 0.99999 कुछ भी हो सकती है। तो 0.999 एंड सो ऑन, इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं 1, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, पर क्या वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसी तरह से 1.000001 इस तरह से बोलें, ये भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं 1, पर क्या एक्चुअली 1 है, नहीं है ना। तो जब भी आप लिमिट पर काम करें तो उसका मीनिंग आपका इस तरह से होता है, तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन तो अपना देखो यही f(x) ही है, तो इसके रिप्लेसमेंट में यही काम करें। तो इतना पोर्शन जो है लिमिट निकालने का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसको डाउट सेशन में क्लियर किया जा सकता है। अब देखिए, लिमिट का स्ट्रक्चर तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन लिमिट निकालने का जो तरीका है वो आप नोटिस करोगे एग्जैक्टली हमारे एग्जैक्ट वैल्यू की तरह ही है। दैट मीन्स कि अब हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा ये है कि भाई आपको जहाँ जहाँ x है उस x की जगह क्या रखना है, यही 1 रखना है। तो देखिए, क्या यही सेम स्टेप हमने यहाँ नहीं किए थे, है ना। तो बिल्कुल वही स्टेप है, और रिजल्ट यहाँ से भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपने ये नोटिस किया कि भाई आपने जो फंक्शन की लिमिट निकाली किस पर, x टेंड्स टू 1 पर, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली किस पर 1 पर। दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और किसके इक्वल आ रहे हैं, 5 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, 2x + 3, वो क्या है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 1। सिंपल। देखो, ये आपके क्वेश्चंस, यानी कि बेसिक लॉजिक आपको क्या यूज करना है, ये वाला, कि इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। हल्की सी डिफिकल्टी लेवल कहाँ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिमिट निकालने में, ठीक है। कि लिमिट हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थ्रू भी निकालनी पड़ सकती है। वो कब निकालें, कैसे पहचान करें, वो जब क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी देखिए, उसमें से एक ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, 5x - 3,
और हमें किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक बार -3 पर और एक बार 5 पर। ठीक है, -3 पर मैं चेक कर रहा हूँ, 5 पर आपके लिए एक्सरसाइज है। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एट x इज इक्वल टू -3। तो अलग अलग काम हो जाते हैं, तो पहले मेंशन कर देते हैं, ग्रुपिंग कर दी कि अब पहले इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूँ। देखिए इसके आगे कोई LIM वगैरह लिमिट ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, दैट मीन्स कि क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x है आपको क्या रखना है, उसकी जगह ये -3 रखना है। तो स्ट्रक्चर जो है, फंक्शन का स्ट्रक्चर, वो एग्जैक्ट रखें, उस स्ट्रक्चर में चेंजेस ना हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल में क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड, क्या प्लस माइनस हो रहा है, उसकी कोई पावर आ रही है, कोई ब्रैकेट है, तो जो स्ट्रक्चर है वो आपको एग्जैक्ट रखना, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये कितना हो गया, 15 3 -18 है ना। सो अब लिमिट फाइंड आउट करें, तो लिमिट x टेंड्स टू किसको होगा, -3 को होगा, और यहाँ पर फंक्शन। आप फंक्शन स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम से लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ फंक्शन क्या है, 5x - 3। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है। अब लिमिट निकालने का क्या तरीका बताया था लास्ट क्वेश्चन में, देखिए सेम स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से भी -18 ही आ रहा है। तो आप बताओगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ फंक्शन and exact value at -3 both are equal to -18, therefore function is continuous at x is equal to क्या था, -3, है ना, सिंपल। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्या एक्सरसाइज रहेगी 5 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन कैसा है हमारे पास, x रेज टू पावर n, वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस पर, n पर, और यहाँ n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स जो पावर आ गई वो पावर यहाँ पर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में कितनी भी पावर हो जाए ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर n, और हमें किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू n पर। सो पहले एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करें, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह n रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, n रेज टू पावर n आ गया। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट x टेंड्स टू n fx। तो अब देखिए फंक्शन की जगह फिर से फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, क्या है, x रेज टू पावर n, है ना। तो लिमिट अप्लाई फिर से करते हैं, तो क्या करते हैं, वही सब्सटीट्यूशन वाला ही। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनी कि भाई दोनों ही फंक्शन, यानी कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो लिमिट एग्जिस्ट की फंक्शन की, दोनों ही वैल्यूज़ क्या आ रही है आपस में इक्वल, और किसके इक्वल आ रही है, n रेज टू पावर n के। अगेन हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस पर कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू n पर, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल जो है माइनर सा चेंज होने लग गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है हमें, x रेज टू पावर 2 -4 डिवाइडेड बाय x -2 when x is not equal to 2 and take it 0 when x is equal to 2। और हमें किस पर कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ 2 पर। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो चलिए देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लेकर चलें, दैट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है, या यूँ कहिए जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट दो हिस्सों में बांट दिया गया कि भाई ये जो x है वो x अगर 2 के इक्वल है तो आपको 0 लेके चलना है। ठीक है,
अगर ये x 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं होने का मतलब है 2 से छोटा भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है फंक्शन का वो यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम f(2) निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है भाई, जो x है वेरिएबल है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल है। दैट मीन्स हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना होगा जो कि कितना आ रहा है, खुद 0 ही इन्होंने दे रखा है ना। अब अगर हम इसकी लिमिट लेके चले, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब आपको 10 का मतलब क्या बताया था भाई, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, पर क्या 2 के इक्वल है? नहीं, वो 2 के इक्वल नहीं है। 2 के इक्वल नहीं होने का क्या मतलब है, हमें ये वाला फंक्शन यूज करना होगा, है ना। तो जब भी ये ध्यान रखें डायरेक्ट वे में कि हमें लिमिट पर काम करना है, तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये नॉट इक्वलिटी वाला, ठीक है। नॉट इक्वलिटी के साथ में जो ये फंक्शन दे रखा होगा वो हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करें, ठीक है। अब यहाँ एक सिचुएशन आएगी, उसको देखना, ध्यान से समझना क्या करना है। हम सिंपल वे में सब्स्टिट्यूशन मेथड अब यहाँ पर अप्लाई करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2⁻² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। ऊपर क्या बन गया, 4 माइनस 4 और नीचे 0। 4 माइनस 4 0/0, ये तो 0/0 फॉर्म आ गई। जबकि 11th क्लास में हम ये पढ़ कर आए थे कि भाई अगर किसी फंक्शन की लिमिट 0/0 फॉर्म बनती है, दैट मीन्स कि वो हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। आपको इतना ही ध्यान रखना है, आज की वीडियो में भी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह 0 हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमारे फंक्शन को, हमारे लिमिट को दोबारा से कंटिन्यू करना होगा और उसमें चेंजेस करने होंगे। अब चेंजेस कैसे, देखिए मोस्टली हमारे लेवल में चेंजेस क्या होंगे, अगर पॉलिनोमियल बेस्ड है तो उसमें फैक्टराइजेशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए, ये जो 4 है, इस 4 को क्या हम 2² लिख सकते हैं, है ना। और अब यहाँ पर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी के रूप में उसको लिखा जा सकता है ना। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, a² माइनस b², जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। इनको आगे पीछे लिख दीजिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a आपस में क्या हो जाए, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। तो यहाँ फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ भाई x-2 से x-2 कैंसिल हो गया और नीचे जो 0 आने की प्रॉब्लम थी वो हो गई दूर, है ना। अब हमारे पास सिंपल सी फॉर्म क्या बचती है, x प्लस 2, और अब इस पर आप लिमिट क्या कर दीजिए, अप्लाई। अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू पर रिजल्ट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, है ना। तो अब हम यहाँ क्या शो करेंगे, हेयर लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की और एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की, वे दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन है वो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, है ना, कि वो 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। ओके, अगर हम इसको किसी ग्राफ के थ्रू चेक करें, देखें आपको इनका ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, देखिए नीचे क्या था, x-2, ठीक है। सो इसके ग्राफ में अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 2 पर कंटिन्यूस है। अब 2 कहाँ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो पॉइंट है,
पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन की हेल्प ले रहे हैं। ओके, सो अब आप इस चीज़ को समझिए। देखिए 2 हमारे पास इधर आएगा, ये जो पॉइंट है। ओके, 2 एग्जैक्ट नहीं, ये आ गया 2 4। ओके, सो मेनली या इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि भाई x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, जिसके लेफ्ट में जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो रहा है, और उसके जो राइट में जो फंक्शन है वो भी क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया था वो 2 पर कंटिन्यूस तो शो कर रहा है, लेकिन क्यों शो कर रहा है, अब आप इस चीज़ को समझेंगे। रीज़न बताता हूँ। देखिए, जबकि हमारा क्या आया था, हमारा आया था डिसकंटिन्यूस। रीज़न ये है कि हमें x की वैल्यू 2 पर रिजल्ट क्या दिया गया था, 0 दिया गया था। ओके, सो x की वैल्यू अगर हम क्या लेकर चलें, 2 लेकर चलें, तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट f ऑफ 2 क्या मिल रहा था, 0। दैट मीन्स कि अगर हम इसको x लेकर चल रहे हैं, जो कि x गिवन ही है, तो फंक्शन एंड रिलेशन के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के भी आए, 11th में भी पढ़ के आए भाई, इसको हम y का नाम भी दे सकते हैं, है ना। तो y का क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बन रहा है, वो कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 2 0। तो वो कोऑर्डिनेट कहाँ आ गया, इधर आ गया, है ना। तो अब ये देखिए कि जो 2 पर वैल्यू है वो 2 पर तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 2 के लेफ्ट में जाएं तो 2 के लेफ्ट में तो ये फंक्शन बन रहा है इधर, और 2 के राइट में जाएं तो इधर बन रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ एक हॉल बन गया, क्या कि भाई फंक्शन कंटिन्यूसली चल रहा था, जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई, 2 होते ही वैल्यू तो 0 दे दी उसने, और जैसे ही वो 2 से नेक्स्ट 2.1 भी बनी x की वैल्यू, फंक्शन फिर से आगे ऊपर से कंटिन्यूस होने लगे। यानी कि जो ग्राफ है कंप्लीटली पूरे फंक्शन का, वो बीच में ब्रेक हो गया। सिर्फ किसकी वजह से ब्रेक हुआ, वो ब्रेक हुआ हमारे इस तरह के फंक्शन की वजह से। ठीक है, अगर हमें सिर्फ इतना पोर्शन दिया गया होता तो आप खुद देख चुके हैं। ये देखिए, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये सिर्फ वही पोर्शन है, और वो क्या शो कर रहा है, देखिए कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ग्राफ बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर बन रहा है ना। तो यही चीज़ है, अगर आप इसको ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की मदद आप ज़रूर लें, क्वेश्चन को ग्राफिकली समझें, उसकी डिटेल्स को समझें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए ऐसा करते हैं, 3 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ जो भी समझाया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया है। एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।